लेकिन इसमें एक पॉइंट बाकी है अभी जो आज डिस्कस करेंगे। सपोज जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया है, दोनों। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है, साथ में और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो कभी 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 ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगे हुए हैं, दोनों होंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो तो हमने डिस्कस किया है पहले, क्यू भी साइन थीटा। लेकिन अब साथ में क्या है कि साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी मालूम है? कितना फोर्स? क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई फोर्स लगा दी, ये आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसमें होता ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे प्लस आएगा ना। इस प्लस का मतलब होगा कि एफ और ई का डायरेक्शन फिर सेम है। पॉजिटिव चार्जेस को जो फोर्स लगेगा ना वो ई के डायरेक्शन में ही लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव साइन विल इंडिकेट कि फोर्स और जो ई है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब नेगेटिव चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। दोनों जो फोर्सेस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में फर्क ये भी है कि जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रही है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है ना। मतलब अगर चार्ज मूविंग है, मूविंग चार्जेस, तो मूविंग चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगेगा। लेकिन ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है। अगर ये रेस्ट पे है चार्जेस या फिर मूविंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पे सेम ही फोर्स लगेगा, क्यूई। तो क्यूई फोर्स जो है वो रेस्ट पे भी लगता है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उस पे भी लगेगा। लेकिन क्यूई भी साइन थीटा फोर्स वो है जो खाली मूविंग चार्जेस के ऊपर लगेगा, रेस्ट पे नहीं। ये दोनों फोर्स आपने सुने होंगे, राइट? ठीक है, देख लो। हाँ, अब इसमें ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इसमें आपको दो टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब दो सिचुएशन आपको दी होंगी। दोनों में बता देता हूँ। देखो, सपोज ऐसा दिया है कि सपोज दिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये देखो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देख के बताओ, ये डायग्राम देख के क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? बोलो। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, ठीक। ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, वाई और जेड डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर है, बराबर। तो ये पहला केस ये है कि सपोज ई और बी परपेंडिकुलर गिवन है, ये वाला केस है। अब इसमें आपको क्या बोलेंगे कि ये सपोज एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है माइनस ई, और इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे आ रहा है, ऐसे इट्स कमिंग दिस वे। इसकी वेलोसिटी वी है इलेक्ट्रॉन की। वेलोसिटी कितनी है? वी है, दिख रहा है? हाँ, देखो ऐसा सपोज कुछ सिचुएशन दिया है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना
आपने मुझे बताया कि ई और बी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वेलोसिटी भी उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देखो तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये केस में क्या होता है, ध्यान से देखो, पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स लगाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, नीचे नीचे की तरफ है, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, बराबर, क्लियर। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, कितना लगेगा फोर्स, माइनस ई इंटू ई, क्यू ई फोर्स इतना हो जाएगा ना, माइनस ई इंटू ई। और मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे, को याद होगा मैग्नेटिक फोर्स इतना होता है, माइनस ई वी बार क्रॉस बी बार, याद है, क्यू वी भी ऐसे ही था ना, क्यू वी क्रॉस बी होता है ना। सबसे पहले हम लोग वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालेंगे, वी क्रॉस बी, ये देखो, देखो ये मेरा राइट हैंड है, फिंगर वी पे रखी, देखो फिंगर वी पे है, बी का है, मैग्नेटिक फील्ड का है, इनसाइड द पेज है ना, ये देखो, अगर देखोगे, अगर ध्यान से, मेरी जो फिंगर है ना वो वी से बी तक टर्न हो रही है, इस देखो, थंब देखो ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, ऊपर है वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगी कि फोर्स विल बी ऑपोजिट टू वी क्रॉस बी ना, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स का होगा, नीचे होगा। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स ऑपोजिट होते हैं, इधर हमने ऐसा कुछ डायग्राम लिया है कि ये दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लगा रही है। सपोज ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हो गए, कैसे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सपोज चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है सपोज, चेंज करते करते एक पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हो गए, सपोज ये जो फोर्स है ना माइनस ई इंटू ई बिकम इक्वल टू माइनस ई बी क्रॉस बी, ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सोचो अगर ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगा ना, और अगर नेट फोर्स जीरो लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा, सीधा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, सीधा सीधा जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन है कि इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड सीधा सीधा जा रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। अब देखो माइनस ई गेट्स कैंसल्ड, ये वी क्रॉस बी को याद है, अपने वी क्रॉस बी नहीं लिखना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वी बी साइन थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। आपको याद है वो वी और बी आपस में परपेंडिकुलर है ना, तीनों परपेंडिकुलर है आपस में, तो कितनी एंगल होगी वी और बी के बीच में, 90 डिग्री, ये साइन 90 हो जाएगा, वी बी इक्वल्स टू ई। तो ये v जो है ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज गिवन बाय ई बाय पी। देखो जब भी ऐसा गिवन हो ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में आ रहा है, लेकिन फिर भी अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, सीधा सीधा निकल रहा है बिना किसी डिफ्लेक्शन के, तो वेलोसिटी ऑफ सच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू दिस मच, ई बाय बी। ये फॉर्मूला काम किया, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कुछ नोट करना तो कर लो अभी, ठीक है। डायग्राम नोट किया आपने, देखो ये तो पहले डायग्राम नोट कर लो। गो विद दिस।
ओके, हो गया, समझा? ठीक, चलो एक और केस ले लेते हैं, बस एक और केस है। सपोज ई जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ई और बी पैरेलल है, और उसके साथ साथ वेलोसिटी भी उनके साथ पैरेलल है। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, और यही डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, ऐसा। एक बार सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को देख लेते हैं। वी और बी देखो आपस में पैरेलल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करेगी ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर, चार्ज पार्टिकल क्यू है। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा, याद है? थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। वी और बी में कितनी एंगल है? 0 डिग्री की एंगल है, क्योंकि पैरेलल है। तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0। देख लो, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी फिलहाल स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फोर्स एक्सर्ट करती है? क्यू ई। चलो चार्ज को पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लिया, फोर्स विल बी पैरेलल टू द ई। तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो होगा क्या, ये पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा ना, डिफ्लेक्ट थोड़ी होगा। पार्टिकल विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है क्यूई, तो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने की वजह से ये पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बढ़ेगी। इट विल एक्सेलरेट, बट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, बट एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, समझा? इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट। ठीक है, हाँ। अब अगर तुमको एक्सेलेरेशन निकालनी है कि कितनी एक्सेलेरेशन होगी, तो वो इतनी होगी। एक्सेलेरेशन इज गिवन बाय फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है? क्यू ही लग रहा है, डिवाइड बाय मास, ये होगी इसकी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा इस केस में। ऐसे कुछ नए नए केसेस बना सकते हैं, तो ध्यान में रखो ये चीज। ठीक है, क्लियर? समझा? हम्म, ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। हम्म, चलो आगे बढ़े। इसके साथ देखो चार्ज पार्टिकल खत्म हुआ, इतना ठीक है इस चार्ज पार्टिकल में। अभी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, ये अभी किसी ने पूछा कि सर वो पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, डिसलेट होगा क्या? देखो, अगर नेगेटिव चार्ज है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है और उसको इसे राइट डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, ऐसे ऐसे थ्रो किया, हाँ, फोर्स जो है वो माइनस क्यू ही लगेगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डिसलरेट करेगा। यस, नेगेटिव है तो ये डिसलरेट करेगा। थोड़ा ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि इसकी स्पीड 0 हो जाएगी थोड़ी देर बाद। स्पीड 0 होने के बाद, स्पीड जब इसकी 0 हो गई, तब भी वो जो फोर्स है माइनस क्यू ई, फोर्स माइनस क्यू ई लगेगा, वो तभी भी लगता रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बार ये डिसलरेट होते होते ये स्टॉप हो जाएगा और फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। ऐसे जा रहा था ना, वो रुक जाएगा और फिर वापस रिटर्न जाना शुरू कर देगा। जब ये रिटर्न जाएगा उस टाइम पे वो एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है सपोज, और फोर्स भी लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो रुकेगा, स्टॉप हो जाएगा और फिर डिसलरेट करना बंद करके लेफ्ट साइड में जाएगा और एक्सेलरेट करेगा। जैसे बॉल के साथ होता है, जब आप बॉल को ग्राउंड से ऊपर थ्रो करते हो, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है, ग्रेविटी की वजह से वो डिसलरेट करता है, बॉल रुक जाता है।
फिर जब वो नीचे आना शुरू करता है बॉल तो वापस एक्सेलरेट करता है ना, वैसा। ठीक है। चार्ज विच इज कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, देखो। ठीक है। इसमें एक करंट कैरिंग वायर को रख दिया है। सब पहले थोड़ा, पहले स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, लेकिन बाद में कर्वी को भी देखेंगे। सपोज स्ट्रेट वायर है ऐसा। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब यूजुअली वायर ऐसा नहीं हो सकता, वायर को तो सर्किट में कनेक्ट होना चाहिए। करंट ओपन वायर में थोड़ी फ्लो होगा। ये वायर की ये दो एंड पॉइंट्स के आगे भी वायर होगा, बट हमारा इंटरेस्ट खाली इतने में है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस मच पोर्शन। ठीक है। इसका लेंथ सपोज एल है। एल इज द लेंथ ऑफ दिस। ठीक है। एल इसका लेंथ। तो आपने शायद सुना होगा इसके ऊपर जो फोर्स लगता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स होता है बी आई एल साइन थीटा। देखा है ये? डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, फिलहाल ऐसे भी चलेगा। बी आई एल साइन थीटा। इसमें जो थीटा है ना, वो किसके बीच की एंगल है वो थोड़ा समझो अच्छे से। एक्चुअली में, रियलिटी में जो ये थीटा है ना, थीटा इज एंगल बिटवीन, इट्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट के बीच में है। रियलिटी यही है। बी और आई के बीच की एंगल होती है वो। लेकिन ये जो करंट है ना, करंट को स्केलर माना जाता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसे माना जाता है फिजिक्स में। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि थीटा एंगल एक वेक्टर और स्केलर के बीच में है। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि स्केलर को डायरेक्शन नहीं होता है। तो बोलने के लिए हम लोग नहीं बोल सकते ऐसे। वी कांट से दैट आई और बी के बीच के एंगल है, लेकिन रियलिटी यही है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आई का डायरेक्शन है ना, जो करंट का डायरेक्शन है, ये ना करंट का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एल को ट्रांसफर किया जाता है। मतलब एल को वेक्टर बना दिया जाता है और करंट का डायरेक्शन एल को दिया जाता है। तो एक न्यू वेक्टर आता है एल बार। एल बार को वही डायरेक्शन दिया जाता है जो करंट का है। करंट का डायरेक्शन एल को ट्रांसफर किया जाता है। तब आप बोल सकते हो इट्स एंगल बिटवीन बी एंड एल बार। ठीक है। ठीक है। थीटा किसके बीच में होती है? बी और एल के बीच में। बोलने के लिए ऐसा बोला जाता है। देखो, ये फोर्स है एंड इट इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, से याद कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। अब देखो, अगर इस फोर्स का तुमको डायरेक्शन निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, तो उस फोर्स के डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। दो तरीके हैं इसका डायरेक्शन निकालने के। एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, और दूसरा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं। पहले ये बता देता हूँ, फिर वो दूसरा मेथड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये देखो ऐसे आपका ये, समझिए मेरा लेफ्ट हैंड है ये, ठीक है। ऐसे बनाएंगे लेफ्ट हैंड को, मालूम है ना ये? ठीक है। हाँ। इसके बाद आप खाली क्या करो, एक वर्ड याद करो, एफ बी आई। एक वर्ड याद करो, एफ बी आई। एफ बी आई सुना होगा ये वर्ड। जैसे इंडिया में होता है सीबीआई, वैसे अमेरिका में एफबीआई होता है ना, एफबीआई। अगर ये याद करोगे तो इजी है। देखो, जो थंब है ना आपका, सबसे पहले लेफ्ट हैंड का थंब, थंब आपको ये एफ का डायरेक्शन बताएगा। अगर, जो आपकी मिडिल फर्स्ट फिंगर है, सॉरी, जो कि फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर मतलब ये वाली, ये फिंगर अगर बी का डायरेक्शन बताएगी, और अगर ये जो मिडिल फिंगर है, ये वाली मिडिल फिंगर, आई का डायरेक्शन बताएगी। देखो, ये थंब, ये जो है ना थंब, ये एफ का डायरेक्शन बताएगा, ये बी का डायरेक्शन बताएगी, और ये आई का डायरेक्शन बताएगी। ये ऐसे एफ बी आई, इसको एफ, ये बी, ये आई। यहाँ पर एफ मतलब फोर्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और आई मतलब करंट। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं ऐसा करूँ कुछ, ये देखो, ये करंट है, करंट ऐसा है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, ऐसा होगा देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है देखो, तो ये अंदर होगा, दिख रहा है थंब, थंब इधर कुछ जा रहा है, ऐसे लगेगा फोर्स, ऐसे। अगर तुमको इसमें परेशानी हो रही है तो भी ठीक है, हम लोग दूसरा तरीका भी है इसको करने का, ऐसा करके कुछ। लेट्स से यू आर हैविंग अ डिफिकल्टी विद दिस, दूसरा तरीका बता देता हूँ, बट इसको भी थोड़ा याद रखो तो बेटर रहेगा। तो ये आपका हाथ है, ये एफ, ये बी, एफ बी है, ठीक है। दूसरा मेथड ये भी है, फोर्स जो मैंने बताया आपको, इट इज गिवन बाय बेल साइन थीटा, बराबर। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आई एल बार क्रॉस बी बार। ये एक प्रॉपर फॉर्मूला है फोर्स की, डेरिवेशन भी इसकी होती है, डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला। वो डेरिवेशन फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में मिल जाती है वो डेरिवेशन, तो ये फॉर्मूला है। तो इसमें देखो, अपनी ये जो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी, वही डायरेक्शन एफ का होगा ना। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका वायर है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, दिख रहा है। तो जो करंट का डायरेक्शन है वही मैंने कहा था एल को मिलता है ना, ये एल का डायरेक्शन हो गया। अब करना क्या है, देखो एल क्रॉस बी है ना, देखो राइट हैंड यूज करो, नॉर्मल जो आप करते हो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, राइट हैंड अपनी फिंगर्स एल पे रखो और बी तक टर्न करो, ये देखो मेरी फिंगर देखो एल से बी तक टर्न हो रही है, देखो, दिख रहा है, फोर्स इधर लगेगा। ये एल क्रॉस बी का डायरेक्शन है, यही फोर्स का डायरेक्शन है। तो आई थिंक सेकंड मेथड आपको इजी पड़ेगा, ये वाला, इससे करो, या पहले जो पहला एफ बी है बताया उससे करो, ठीक है, क्लियर। हाँ, इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, और इसमें हमने कंडक्टर रख दिया, लेकिन कंडक्टर कुछ अलग ही शेप का है, सपोज ऐसा है शेप का, ऐसी शेप का कंडक्टर है देखो। कंडक्टर की जो एंड पॉइंट्स है ना, वो पी क्यू है, पी क्यू आर द एंड पॉइंट्स। यहाँ पर चलो एक और दूसरी शेप ले लेते हैं, अलग शेप का है ये देखो, मतलब टिल्टेड कंडक्टर है। तो इसमें क्या होता है कि फोर्स जो इनके ऊपर लगेगा, क्योंकि इनमें करंट है, करंट होना चाहिए सबसे पहले, इनमें फोर्स लगेगा बी आई एल साइन थीटा। लेकिन अभी एल क्या होता है, लेंथ होता है ना, तो अब आपको लगेगा ये लेंथ है ना कंडक्टर की, ये वाली। नहीं, थियरी ये कहती है, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है उसका शॉर्टकट में, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। रियलिटी ये है कि आपको पी से क्यू, पी और जो एंड पॉइंट है ना, उसको डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे सपोज, मतलब इमेजिनरी तरीके से इसको ज्वाइन करो ऐसे, ये इमेजिनरी तरीके से ज्वाइन किया। ये जो पी से क्यू तक का जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये लेंथ तुमको यहाँ पे लेनी होती है, मतलब जो एक्चुअल लेंथ है ना वायर का, ये वाला, ये नहीं लेना है, शॉर्टेस्ट इफेक्टिव लेंथ है वो लेनी होती है इधर। रीजंस कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है, फिलहाल लेकिन रखो इसको तो बेटर रहेगा ऐसे। यहाँ ये केस में भी क्या होगा, पी से क्यू तक डायरेक्टली एक लाइन बनाओ ऐसे, देखो ऐसे, सीधे एक लाइन बनाओ, इसको बोलते हैं एल इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे लेनी होती है। कोई रीजन आपसे नहीं पूछेगा इस चीज का, कर सकते हो तो समझ जाओ, ठीक है, बस करना आना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। एक बात बताओ, इस हिसाब से अगर हम लोग, अगर ऐसा एक लूप बनाए देखो, पी है, हम लोग ऐसा लूप बनाए देखो, ध्यान से इधर देखो,
मतलब क्लोज लूप बना दिया, क्लोज है, ये क्लोज लूप बना दिया, दिख रहा है? ठीक है। इस पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? एनी आइडिया? इस पे, इस पे करंट भी है, नो डाउट करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये लूप क्लोज्ड है। क्लोज लूप में एनीबॉडी फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ आइडिया है, बोलो। Anyone? अमन कुमार, मैंने टॉर्क पूछा ही नहीं, मैं फोर्स पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभिषेक कुछ तो अलग बोल रहे हैं, डीएल में ब्रेक करो वगैरह। ठीक है, मेरा आंसर देख लो, आंसर ये है। थोड़ा दिमाग लगाओ ना भाई। देखो इधर मैंने क्या बोला था, पी से क्यू तक जो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है एल इफेक्टिव वो लेते हैं। अब सोचो अगर ये क्यू पॉइंट और पी पॉइंट दोनों एक ही हो गए, पी और क्यू आपस में कंबाइन हो गए, तभी ये क्लोज लूप बनेगा। तो पी और क्यू दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए, पी और क्यू एक ही पॉइंट बन गई, तो एल इफेक्टिव जीरो हो जाएगा ना। एल इफेक्टिव जीरो हो गया तो फोर्स कितना लगेगा? जीरो लगेगा। तो क्लोज लूप के ऊपर जीरो फोर्स लगता है। लूप क्लोज नहीं होना चाहिए। ओपन है, अगर ये ओपन है, ओपन वायर है, तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है। तो ये जो वायर है ना, देखो दिख रहा है, ओपन है ना, मतलब ऊपर गेंद और नीचे गेंद ओपन है। अगर ये ऐसा लगेगा ना, ये देखो ऐसे ले लिया, इस पूरे ये क्लोज लूप बन गया, इस पूरे पे फोर्स जीरो लगेगा। अगर ये ट्रायंगल बना दूं मैं, अगर सपोज मैं बोलूँ ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक एक साइड पे फोर्स लगेगा, एक एक साइड पर लगेगा, ओवरऑल मिला के जो फोर्स है वो जीरो लगेगा। ठीक है। चलिए तो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसकी न्यूमेरिकल करा के एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। ठीक है, समझा? चलो इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, बट कुछ नोट करना तो पहले नोट कर लो जल्दी। ठीक है। अभी अभिषेक कुछ कॉइल के बारे में पूछ रहा है। कॉइल क्लोज लूप होता है कि ओपन होता है, वो बताओ पहले, मतलब क्लोज सर्किट होता है कि ओपन होता है कॉइल? सर उसका राउंड राउंड क्लोज रहता है ना, मतलब। क्लोज होता है ना। तो हम्म। क्लोज पे तो मैंने जैसे बोला ना, फोर्स जीरो लगेगा, फोर्स तो यस जीरो सर। लगेगा उस पे। टॉर्क लगेगा कि नहीं वो आगे बताऊंगा मैं। टॉर्क लगेगा लेकिन फोर्स जीरो लगेगा एटलीस्ट। तो मेरा एक एक करके आगे बढ़ो, अब जंप मत करो आगे। अभी तुम्हारा टॉपिक क्या चल रहा है कि हम लोग फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स कैसे लगेगा। जैसे मैंने बताया, फोर्स को इससे निकालना है। ठीक है। इसमें देखो एक चीज और, एक क्लास बता देता हूँ। सपोज ये करंट है, यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो प्लीज। सपोज करंट है ना, क्यू से पी जा रहा था, दिख रहा है? ये जो एल इफेक्टिव है ना, इसमें भी करंट हम लोग क्यू से पी ही लेंगे। तो करंट का डायरेक्शन क्यू से पी ही लिया जाएगा, तो एल इफेक्टिव का डायरेक्शन भी वैसे ही होगा। डायरेक्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन से आप ये फोर्स निकाल सकते हो ना। फोर्स निकालने के लिए ये एल का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए ना, एल क्रॉस बी करेंगे ना। सो आई होप यहां तक समझ गया। चलो इसको और क्लियर करने के लिए एक मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ, ये देखो। सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी जो साइड है उसका लेंथ एल है, बीसी जो साइड है उसका भी लेंथ एल है। ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसी है, दिख रहा है? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। हमको कैलकुलेट करना है कि एक एक साइड पे कितना फोर्स लगेगा। वी टू कैलकुलेट फोर्स ऑन ईच साइड। ठीक है। तो करंट करंट भी तो होगा ना, करंट कैसे भी ले लो, ये लो सपोज करंट मैंने ऐसे ले लिया,
ठीक है, ये करंट ले लिया, ठीक है, डायग्राम क्लियर। अब देखो क्योंकि मैंने बताया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी राइट एंगल भी है, ये एल है और ये एल है, पाइथागोरस यूज करके आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो ना, हाइपोटेन्यूज रूट टू एल आएगा, हाइपोटेन्यूज विल बी रूट टू एल। हाँ, अब हमको क्या करना है, तीनों साइड पे फोर्सेस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले साइड ए बी से स्टार्ट करते हैं, चलो ए बी से स्टार्ट करते हैं। फोर्स जो लगता है वो ये होता है ना, बी आई एल साइन थीटा। थीटा एंगल मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो है वो आई और बी के बीच में ही होती है। तो ये देखो ये आई है और ये बी है, कितना एंगल है बी और आई के बीच में, 90 डिग्री है, तो ये साइन 90 हो जाएगा। एल क्या लेंगे, एल हम लोग लेंथ लेंगे ए बी साइड का, ए बी साइड का लेंथ कितना है, एल ही है ना, फोर्स लगेगा बी आई एल। अब अगर तुमको इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो मैंने बताया था फोर्स का डायरेक्शन ऐसे मिलता है, एल बार क्रॉस बी बार से, एल क्रॉस बी से एफ का डायरेक्शन मिलता है ना। ये देखो ये मेरा राइट हैंड है, फिंगर्स पहले तो एल पे रखनी पड़ेंगी, एल ऐसा होगा देखो, क्रॉस बी करेंगे ना ऐसे, फिंगर्स पहले नीचे रखेंगे और फिर बी तक टर्न करेंगे ऐसे, थंब अंदर जा रहा है, जो फोर्स है ना वो इनवर्ड है, ऐसे अंदर, फोर्स है ना वो अल्टीमेटली इनवर्ड है। या तो फिर तुम एफ बी आई से करो, याद है वो एफ बी आई भी बताया था, एफ बी आई ये क्या था, बी था, बी ऐसा, ये क्या था, आई था, आई नीचे, ऐसा होगा तो थंब अंदर ही जा रहा है, इनवर्ड ही लगेगा फोर्स। तो ए बी साइड के लिए हो गया, ठीक। मेरे साथ साथ आप भी लिख लो प्लीज, इतना लिख लो पहले। ठीक है, हाँ, अब बीसी साइड पे आते हैं, बीसी पे थोड़ा लॉजिक लगाओ, बीसी साइड पे जीरो फोर्स लगेगा, क्योंकि बीसी साइड में क्या है कि जो करंट है ना, करंट और मैग्नेटिक फील्ड आई और बी एक ही डायरेक्शन में है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में जीरो एंगल होगी ना, थीटा जीरो बनेगी, फोर जीरो लगेगा, बीसी साइड में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ए बी हमने फिनिश किया और बीसी फिनिश किया, बीसी पे समझा जीरो फोर्स लग रहा है बीसी पे, लास्ट जो बचता है वो एसी साइड बचता है ना, ठीक है, चलो मैं एसी यहाँ पे दिखा देता हूँ, एसी साइड ऐसा है, इसकी लेंथ है ना रूट टू एल है, ठीक है? और अब याद करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अब एसी साइड में जो करंट है ना वो ऐसा आपने शो किया है, ऐसा। अब एक्चुअली देखो अगर आई और बी के बीच में एंगल देखोगे तो वो ये वाली एंगल है, बराबर, इसको थीटा लेना चाहिए, ऑप्टिक्स एंगल है, लेकिन होता क्या है कि अगर आप एक्यूट एंगल लोगे तो भी चलता है, ये वाली एंगल देखो, ये एंगल 180 माइनस थीटा होगी ना, तो साइन थीटा लो या साइन 180 माइनस थीटा लो एक ही होता है ना, वैल्यू तो एक ही आती है, साइन थीटा का लो या साइन 180 माइनस थीटा लो एक ही होता है, ये थीटा भी चलेगी और 180 माइनस थीटा भी चलेगी, इट्स एंगल बिटवीन आई एंड बी। तो फोर्स कितना होता है, ये होता है बी आई एल साइन थीटा ना, फोर्स क्या होता है बी आई एल साइन थीटा, थीटा मैंने क्या बताया, थीटा ये वाली होनी चाहिए एक्चुअली, लेकिन साइन थीटा सेम एज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ना, एक ही होता है, तो अगर मैं लिख दूं ऐसे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही होता है, ठीक है,
अब देखो, आपको याद होगा एक्चुअली ट्रायंगल ऐसा था ना, ये 180 माइनस थीटा जो आपने इधर ली है वो इधर भी आएगी ना। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में अगर आप लगाओगे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। करो, ये 180 माइनस थीटा का जो ऑपोजिट साइड है वो एल है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो रूट टू एल है। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू ये होगी एल अपॉन रूट टू एल बी आई। ये एल दिख रहा है, ये एल क्या लेना चाहिए? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज लेना चाहिए ना, हाइपोटेन्यूज की लेंथ लेनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज कितना था? रूट टू एल था। ये एल कितना लेना चाहिए? रूट टू एल लेना चाहिए। तो रूट टू एल कैंसिल हो गया, बी आई एल आ गया। ठीक है, तो जो ये जो हाइपोटेन्यूज है ना एसी, उस पे देखो फोर्स बी आई एल लग रहा है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज पे भी फोर्स कितना लग रहा है? बी आई एल लग रहा है। ठीक है? इस फोर्स का डायरेक्शन तुम निकालो इससे, एल क्रॉस बी से। ये राइट हैंड फिंगर देखो मेरी एल पे है, क्रॉस बी, बी इधर है, बी ऐसे ना, एल क्रॉस बी करो, अब आउटवर्ड आएगा, ये फोर्स आउटवर्ड है। तो देखो जो तीनों साइड पे फोर्सेस है मैंने निकाल के दिए। ठीक है, नेट फोर्स आप लोग कैलकुलेट करोगे, तीनों पे मिला के नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो जीरो आएगा, देख लो, क्योंकि ये बी आई एल आउटवर्ड है, और पहले एक साइड पे हमको मिला था बी आई एल इनवर्ड, दोनों कैंसिल होंगे, तो नेट फोर्स देखो जीरो होगा, क्योंकि ये ओवरऑल क्लोज लूप है। तो अलग अलग साइड्स पे अलग अलग फोर्स है, लेकिन नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि क्लोज है लूप। समझे अभी ये पूरा? क्लियर? तो फॉर्मूला बस एक ही है, लेकिन समझने को बहुत कुछ है यहाँ पे। फॉर्मूला है बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब ये भी एक टॉपिक है, देखो सपोज एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई वन करंट है, और दूसरी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई टू करंट है। दोनों वायर्स बहुत लंबी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग भी हो सकती है दोनों। ठीक है, दोनों वायर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, देखो आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो ऐसा कुछ टॉपिक था, याद करो, कि ये दोनों में अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, देखो दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ऐसा कुछ टॉपिक याद आ रहा है क्या? यस और नो बोलो पहले, ऐसा कुछ किया है टेक्स्ट बुक में पहले? इस टॉपिक को बोलते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। इट्स अ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। किया है ना टॉपिक ये पहले? 11th में किया, 12th में किया है? याद करो। 12th में किया है, शेयर करवाया था ना? हाँ, ठीक है। सो स्टूडेंट ने करवाया तो था। तो देखो इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं ना, ये फोर्स जो लग रहा है वायर, दोनों वायर पे लगता है, जो फोर्स लेकिन जो यूनिट लेंथ पे लगता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, उसकी फॉर्मूला थोड़ी याद करनी पड़ती है। वो ये है बी जीरो आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई आर। सिंपल है, बी जीरो आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई आर। इसमें ऐसा भी था, देखो ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्ट करते हैं वायर्स, और करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दीज वायर रिपेल ईच
रिपेल ईच अदर, याद है? पहले अभी वाले फॉर्मूला नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाला हूँ। चाहिए तो पहले नोट करो, थोड़ा ध्यान में रखो इसको। थोड़ा ध्यान में रखो इसको चीज, राइट? हाँ, तो देखो ये बेसिकली ये फॉर्मूला सबको याद ही है, बराबर। अब इसमें एक छोटी सी एक्स्ट्रा पॉइंट करा देता हूँ, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। अभी देखो सपोज ये एक वायर है, इसमें करंट है I1। ये दूसरा वायर, इसमें करंट है I2। दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो R ले लेते हैं, वैसे ही सेम। अब होता क्या है देखो, सपोज इन दोनों वायर्स के बीच में मैंने अगर एक पॉइंट लिया, ये देखो एक पॉइंट लिया मैंने दोनों के बीच में, ठीक है? दोनों वायर्स के बीच में एक पॉइंट लिया मैंने। इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है इस पॉइंट पर, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होती है? जहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है, ठीक है? अब जीरो कैसे होगी? ये दोनों वायर्स जो है ना, दोनों वायर्स अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी पी पॉइंट पर। अगर दोनों वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ सकती है ना। दोनों वायर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगी। ये देखो, फिलहाल मैंने करंट जो है सेम डायरेक्शन में लिए हैं। दोनों जो वायर्स में करंट है ना वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी देखेंगे हम लोग। देखो अभी सबसे पहले ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट वायर। ये देखो, इट इज इनवर्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सेकंड वायर ऐसा होगा, देखो इट्स आउटवर्ड। तो ये जो सेकंड वायर है वो पी पॉइंट पर जो फील्ड बना रही है वो आउटवर्ड है, और जो फर्स्ट वायर जो है वो फील्ड बना रही है वो इनवर्ड है। दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है ना, इसलिए बी जीरो है। ओके, तो ये बी जीरो है, ये नल पॉइंट है। अभी होता क्या है कि आपको नल पॉइंट ढूंढनी है, कहाँ पर है ये। सपोज ये जो नल पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है R1 है, नल पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस R1 है, R1 ले लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ना वो R2 भी ले सकते हो, लेकिन R माइनस R1 ले लूंगा ना मैं। यहाँ से R1 तो इधर से कितना होगा? R माइनस R1 ना, ठीक है? हाँ, अब तुमको ये भी मालूम है कि दोनों वायर्स की जो फील्ड है वो कैंसिल कर रही है ना। तो देखो समझ, ये देखो B1 क्या है? B1 इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर, B2 इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सेकंड वायर। दोनों P पॉइंट पर क्या हो रहा है? दोनों कैंसिल कर रही है दूसरे को, दोनों इक्वल होंगी ना एटलीस्ट। जो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की वजह से, जो सेकंड वायर की वजह से है P पॉइंट पर, वो दोनों इक्वल होंगी और ऑपोजिट होंगी तभी कैंसिल हो रही है ना। तो इक्वल तो होंगी ना कम से कम। हाँ, अब देखो जो ये चैप्टर के जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हुए थे, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, बहुत ही लंबा वायर है ये, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के R डिस्टेंस पर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उससे R डिस्टेंस पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला B0I/2πr। तो ये फॉर्मूला थोड़ा आपको ध्यान में होना चाहिए। ये है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट वायर B0I/2πr। यहाँ पर भी देखो ये जो दोनों वायर्स है ना वो इनफाइनाइट लॉन्ग है, और R1 डिस्टेंस पे, ये देखो R1 डिस्टेंस पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है। B1 की वैल्यू ये होगी ना, B0I1/2πr। ये B1 की वैल्यू है, देखो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। सिमिलरली आप में से कोई बता सकता है कि जो सेकंड वायर है, सेकंड वायर भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, सेकंड वायर की वजह से जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B2, B2 कितना होगा? एनीबॉडी? माइक ऑन करके बताओ। 2 pi R minus R1 B0I2 2π R माइनस R1 ना, ये डिस्टेंस।
तो देखो दोनों साइड से μ0/2 पाई तो कट हो जाएगा। क्या आ रहा है देखो, I1/R1 इज इक्वल टू I2 अपॉन R माइनस R1 बराबर। इसको सॉल्व करके मैं R1 निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। इसको सॉल्व करके कोई भी R1 निकाल सकता है, वो निकाल के भी दूंगा मैं, डोंट वरी। बट इसमें देखो एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, सिंपल वे ऑफ रिमेम्बरिंग। I1 अपॉन I2 कितना होगा, इट विल बी R1 अपॉन R माइनस R, दिख रहा है। इसको रीएडजस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो I1 पहली वायर का करंट है, R1 जो है वो भी पहली वायर से ही डिस्टेंस है, I2 इज अ करंट इन द सेकंड वायर, और R माइनस R1 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड वायर। मतलब ये देखो, ये करंट, ठीक है, ये करंट, उसके सामने R1 वैल्यू, और ये करंट फिर उसके सामने ये वैल्यू R माइनस, दिख रहा है। ये फॉर्मूला भी याद रखा तो भी चलेगा, इससे भी R1 मिल जाएगा ना, गेटिंग। भले इसको याद रखो, देखो I1 के सामने R1, I2 के सामने उसका जो डिस्टेंस है R माइनस R1 वो ले लिया। इसको सॉल्व करके R1 निकल जाएगा, इसमें से R1 निकालना होता है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट के लिए एक चीज और बता देता हूँ, न्यूट्रल पॉइंट उस वायर के नजदीक होती है जिसमें करंट कम है। जिस वायर में करंट कम है ना, जिस वायर में करंट कम है उसके नजदीक होती है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जिस वायर में करंट कम है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। ये करंट ही कम है तो फील्ड वीक होगी। तो जो फर्स्ट वायर है सपोज, उसमें कम करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनाएगी, वीक बनाएगी। तो न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है, दोनों वायर्स की फील्ड कैंसिल होनी चाहिए बराबर। तो मतलब फर्स्ट वायर भी उतनी फील्ड बनानी चाहिए जितनी सेकंड वायर बना रही है। तो कैसे होगा, जब आप पी पॉइंट को नजदीक लोगे ना वीक वायर के, जो कम करंट वाली वायर है उसके नजदीक लोगे, तब ऐसा होगा कि दोनों फील्ड कैंसिल होंगी। तो याद रखो या लिख के रह लो, न्यूट्रल पॉइंट जो है ना वो क्लोज होती है उस वायर के जिसमें कम करंट है। The neutral point is close to the wire having lesser current. ठीक है, ठीक है, समझाइए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात है, दोनों वायर्स में जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, ऐसा ये देखो, सब दोनों वायर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, I1 और ये I2। देखो सपोज करंट ऐसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है। अब इसमें क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, न्यूट्रल पॉइंट दोनों वायर के बीच में नहीं मिलती है। देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन द टू वायर्स, बीच में नहीं मिलती है। न्यूट्रल पॉइंट वायर बीच बीच में नहीं मिलती है, बाहर की तरफ मिलती है, इधर सपोज मिली, इधर। अब आप बोलेंगे सर ये तो बाहर की तरफ मिली, तो इधर भी तो मिल सकती है ना, इधर, इधर। बाहर दो साइड होते हैं ना, बाहर इधर भी हो सकती है इधर भी नहीं, सिर्फ एक ही साइड होती है। न्यूट्रल पॉइंट सिर्फ एक ही साइड होती है, दूसरी साइड नहीं होती है। अब बोलेंगे सर फिर कौन सी साइड होती है, ये न्यूट्रल पॉइंट उस साइड होती है जिस साइड लेस करंट है। सपोज ये वायर में लेस करंट है, तो लेसर करंट वाली साइड होती है जो इधर है, मतलब इस वायर में मोर करंट होगा, फिर मोर करंट वाली साइड में नहीं होती है। हाँ, दोनों वायर में अगर इक्वल करंट है तो फिर न्यूट्रल पॉइंट भी दोनों साइड मिलेगी। लेकिन अगर एक में लेस एक में मोर है तो लेस वाली साइड मिलती है। दोनों में इक्वल करंट है तो फिर कुछ फर्क ही नहीं हुआ ना, तो फिर दोनों साइड मिलेगी फिर। ठीक है, ये समझा दो मैं, बट पहले भी ये देख लो, सपोज ये जो डिस्टेंस है R1 है, ठीक है। हाँ, तो न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है याद है,
न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों वायर्स की जो फील्ड है वो कैंसिल करती है। ये देखो, ये जो फर्स्ट वायर है इसकी फील्ड ऐसे देखो, दिख रहा है, आउटवर्ड है। अभी देखो सेकंड वायर में डाउनवर्ड करंट है, ये देखो फील्ड का इनवर्ड है ना, तो दोनों फील्ड ऑपोजिट है। फर्स्ट वायर की जो फील्ड है वो आउटवर्ड है, सेकंड वायर की जो फील्ड है वो इनवर्ड है। दे कैन कैंसिल ईच अदर ना। हाँ, तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर मिलती है, बीच में करके देखो, बीच में नहीं मिलती है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर, तभी कैंसिलेशन होगा ना। अब देखो फर्स्ट वायर को देखो और ये पॉइंट को देखो, तो फर्स्ट वायर की वजह से जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतना होगा, बराबर सेम है जो पहले था। आप में से थोड़ा देख के बताओ, सेकेंड वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेकेंड वायर की वजह से, यहाँ पर बोलो। Mu0 R2 2 pi R1 R and plus R plus R1. R1. अगेन सेम ही हो रहा है, म्यू 0/2 पाई कैंसिल हो जाएगा, I1/I2 R1/R+R1, बराबर सेम ही फॉर्मूला आ रही है। देखो I1 के सामने R1 है, देखो ये I1 और उसके सामने ये डिस्टेंस R1, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट वायर, और I2 के सामने देखो क्या आ रहा है, R+R2 आ रहा है। I2 के सामने मतलब सेकेंड वायर के सामने सेकेंड वायर का जो डिस्टेंस है R+R1, फर्स्ट वायर के सामने फर्स्ट करंट के सामने I1 के सामने R1 आ रहा है। भले अब इसी फॉर्मूला को याद रखो तो भी चलेगा ना, इससे देखो R1 कैलकुलेट हो जाएगा। R1 आपको कैलकुलेट करने को बोलेंगे कि व्हाट्स द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट वायर, और डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड वायर भी पूछ सकते हैं। R1 मिलेगा तो आपको सब मिल जाएगा। फिर इसमें कुछ डाउट है तो बोलो फिर। अभी न्यूट्रल पॉइंट मैंने जैसे बोला, लेसर करंट वाली जो वायर है ना उसके पास होती है, जो मोर करंट वाली वायर है उसकी तरफ नहीं होती है। तो थोड़ा खुद सोच के देखो क्यों ऐसा होता है। इसमें देखो करंट कम है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनाएगी, तो दूसरी वायर में ज्यादा करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग बनाएगी। दोनों की फील्ड कैंसिल कैसे करेगी इस पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट जो कम करंट वाली वायर है ना उसके नजदीक होगी और जो ज्यादा करंट वाली वायर है उससे दूर होगी ये पॉइंट, तभी कैंसिलेशन हो सकता है ना। क्लियर? हाँ, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ये चैप्टर भी देखो एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है अपने। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, 2-3 टॉपिक छोटे छोटे बाकी हैं। सो आई थिंक जो बताया आज क्लियर है। अगर I1 इज इक्वल टू I2 है, सपोज ये बोले, एक स्टूडेंट बोले कि सर I1 इक्वल टू I2 होगा तो क्या होगा। अगर देखो पहले मैं फिजिकली बता देता हूँ, अगर ये दोनों वायर्स में करंट सेम है, ठीक है, तो फिर आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकती है, अल्टीमेटली नहीं मिल सकती है अगर दोनों वायर में करंट सेम है। ठीक है, देखो अगर करंट दोनों वायर में सेम है, I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है, तो न्यूट्रल मतलब आपको नल पॉइंट मिल ही नहीं सकती है। फिर भी आपको देखना है तो इस फॉर्मूला से कैसे करेंगे, अगर I1 I2 इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो उसको थोड़ा सॉल्व करना आपको ऐसा आएगा, R1 इज इक्वल टू R+R1। ये मैथमेटिकली पॉसिबल है क्या कि R1 इज इक्वल टू R+R1? ये मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है। R1 कैसे किसके इक्वल है, R+R1। ये कभी हो सकता है पता है, अगर स्मॉल r 0 है तभी ऐसा हो सकता है कि R1 इज इक्वल टू R+R1। नहीं तो दूसरा करो, ये देखो R1 कैंसिल दोनों साइड से, R0 आ रहा है, क्या लगता है R0 है? मैथमेटिकली देखो एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है। I1 I2 इक्वल है तो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगी नहीं, बेसिकली यू विल नॉट गेट न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, इसमें कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर कितने सारे स्पेशल केसेस अब याद रखने पड़ेंगे क्या। भले याद मत रखो, समझ के ले लो, समझेंगे तो आप खुद भी कर सकते हो फिर। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, समझा? ठीक है,
जैसे मैं अभी बोल रहा था कि ये चैप्टर ना अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। चैप्टर में बस कुछ टॉपिक्स बाकी है, वो आज तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ खाली क्या क्या हमको कवर करना बाकी है। इसमें से कुछ टॉपिक्स अगर आप बोलोगे तो वो मैं आपको पढ़ने को दे सकता हूँ। देखो आज हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर रखा था, याद है? एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। बस अभी एक है कि एक पूरे लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके बाद टॉर्क लगता है, ये वाला mb sin थीटा। फोर्स कैलकुलेट किया हमने आज, फोर्स जितना लग रहा था वायर के ऊपर। फोर्स के बाद हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करना है बाकी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, ये कल वाला टॉपिक है। इसके बाद साइक्लोट्रॉन एक टॉपिक है, और वो भी टॉपिक है एमीटर और वोल्टमीटर का कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। ये सारे टॉपिक्स देख लो एक बार। इसमें एक बात बता स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन आता है क्या? नॉलेज है, पढ़ा था? साइक्लोट्रॉन मैं सोच रहा हूँ कल स्किप कर दूं, आप खुद सेल्फ स्टडी कर लेना, मैं उसकी जगह पे ज्यादा एमसीक्यू करा दूंगा फिर उसके बेसिस पे, अगर आप साइक्लोट्रॉन खुद पढ़ लो। ये भी करा